असल में ना बीएससी वाले बच्चों की कहानी बताऊं मैं आपको, ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसे नहीं अभी के साथ हो रहा है। तो जब बीएससी में बच्चा एडमिशन लेता है तो सोचता है कि यार इस बार तो मुझे बड़ी हाई परसेंटेज बनानी है, बहुत पढ़ूंगा, रातों दिन पढ़ूंगा, एक कर दूंगा और इतनी हाई परसेंटेज लाऊंगा बहुत ज़्यादा। फिर जब आधा साल हो जाता है तो फिर सोचता है स्टूडेंट, अरे यार बस 60% आ जाए, 60% बहुत है हमारे लिए। और जब पेपरों से 10-15 दिन पहले बचते हैं, जब पेपरों के 10-15 दिन बचते हैं तो फिर तो यही सोचता है कि यार कैसा न कैसा करके पास हो जाऊं। तो ये आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो बीएससी टफ होती नहीं है, आप खुद लोग उसको टफ बनाते हो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो कि पेपर में आते हैं, समझने में इजी होते हैं। वैसे एक टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ाता हूँ मैं आपको? हाइपर कंजुगेशन। बस आपको बोर्ड पे नजर रखनी है और जब बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। क्या टॉपिक है हमारा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या टॉपिक है? हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन ये टॉपिक है। अच्छा, हिंदी में क्या मीन होगा इसका? हिंदी में कहते हैं इसको अति संयुग्मन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अति संयुग्मन। ये भी रिजोनेंस होता है। क्या होता है? ये भी रिजोनेंस होता है। बस इसको बोला जाता है नॉन बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन बॉन्ड रिजोनेंस। इसे नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, इसे नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। रिजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसे नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। याद कर लो, रट्टा मान लो। क्या बोलते हैं इसको? इसे नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे सिग्मा पाई, इसे सिग्मा पाई, ठीक है, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। ध्यान देना है, रीजन है सबके, क्या क्या रीजन होंगे कहते हैं, ठीक है। इसे नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक मतलब होता है, क्योंकि यहाँ जो H+ आयन होता है, क्या होता है? H+ आयन होता है, वो बिना बॉन्ड का होता है, बिना बॉन्ड का होता है। ध्यान देना, बिना बॉन्ड का होता है। यार इतना इजी टॉपिक, बिना बॉन्ड का होता है, इतना इजी टॉपिक समझना बड़ा जरूरी है आपको। इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा और पाई दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विस्थापन, यानी कि विस्थानीकृत होते हैं। कहने मतलब ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का कंजुगेशन होता है। क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का कंजुगेशन होता है। इस चीज को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है। अभी करवाता हूं, एग्जाम्पल पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, जब इसकी परिभाषा देखो, मेनली जब C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये वाला देख लो ना, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें सिग्मा, ठीक है। तो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा, ठीक है, तथा यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन, तथा यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन, यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? के बीच कंजुगेशन हो तो, कंजुगेशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, उसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। देखियो, जब C सिंगल बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन और जो मेरे पास कंपाउंड आपने लिया है यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? कंजुगेशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इसे सिग्मा और पाई, इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। इसको एक शर्त और होती है, इसे हम नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि H+ आयन बिना बॉन्ड वाला होता है। बात ये आती है, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों में क्या डिफरेंट होगा भाई? यार बता दो जरा मुझे, क्या डिफरेंट होने वाला है किसमें? और रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों चीजें कैसी होती हैं? बिल्कुल अलग अलग होती हैं। रिजोनेंस में असल में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ कि भाई रिजोनेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है। काय में? रिजोनेंस में। भाई रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है भाई? इसको भी तो बोला जाता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, यानी कि नॉन बॉन्ड रिजोनेंस तो हाइपर कंजुगेशन को बोला जाता है। तो फिर क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में? सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का विस्थापन होता है, ठीक है। यानी कि तथा जबकि हाइपर कंजुगेशन में
कंजुगेशन में, जबकि हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या होता है, दोनों का विस्थापन होता है। और यही क्या है, यही दोनों में अंतर है, समझ में आया बेटे? अरे यहां तक क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। देखो रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, विस्थापन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन से रिजोनेंस होता है। लेकिन अगर आप हाइपर कंजुगेशन की बात करोगे तो हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे पढ़ाता हूं फिर, ठीक है। देखो जरा मैं इसका एग्जांपल लेने वाला हूं, एग्जांपल बहुत बड़ा है, पूरे बोर्ड पे एग्जांपल आएगा, इसलिए इसको इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल समझ में आना चाहिए आपके, थ्योरी अपने आप लिखी जा सकती है अगर एग्जांपल समझ में आ गया आपके। तो देखो फिर एग्जांपल में मैं लेता हूं प्रोपिलीन या प्रोपीन ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या मेरे पास प्रोपीन है, इस प्रोपीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं, कितने अल्फा कार्बन परमाणु हैं। देखो पहला कार्बन छोड़ दो आप, दूसरा कार्बन मेरे पास आता है, ये वाला कार्बन छोड़ने के बाद दूसरा कार्बन जो मेरे पास आ रहा है, ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। और कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, 3 है। कितने हैं, 3 है यार, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो आगे देखते हैं फिर, देखो तो मेरे पास C सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H और फिर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2। अब भाई इसको हम नॉन बॉन्ड रिजोनेंस क्यों बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉन बॉन्ड रिजोनेंस बोला जाता है। रीजन क्या होगा इसका, भाई इसका डबल हेड साइन लगाऊंगा मैं, रिजोनेंस होता है ना, तो रिजोनेंस को हम डबल हेडेड साइन से शो करते हैं। अच्छा बताओ जरा मुझे, नॉन बॉन्ड देखो क्या होता है कि भाई ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन में इस पर ट्रांसफर कर दूंगा कार्बन पे, और जो ये मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाला बॉन्ड मैं इस पर ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन के ऊपर डाल दिया, यानी कि नोक लेके जाती है माइनस और पेज छोड़ती है प्लस। अब देखो कुछ इस टाइप से होगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा क्रेक, यानी कि H सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया मेरे पास कितना, देखो ये वाला बॉन्ड क्रेक हो गया, तो मेरे पास रह गया H प्लस और ये आ गया मेरे पास C, यानी कि ये आ गया मेरे पास H, बचा क्या, देखो अब देखो ये माइनस और प्लस मिलके क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, और ये वाला बॉन्ड तो मेरे पास क्रेक हो गया, यानी कि पाई के पाई दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो ये आ गया मेरे पास CH2, ठीक है। इस पे क्या आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। ध्यान देना जरा इस पे, तो ये संरचना होती है मेरे पास फर्स्ट, और ये बना दिया मैंने कितनी, सेकंड बना दी। तो अब यहां इसको हम नॉन बॉन्ड रिजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई H प्लस आयन क्या होता है, बिना बॉन्ड का होता है। और सिग्मा पाई रिजोनेंस क्यों कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का विस्थापन हुआ है, दोनों का कंजुगेशन हुआ है। इसके बाद देखो जरा अगेन, अब मैं इससे नहीं बोलूंगा, अब मैं फिर से अगेन इसी वाले बॉन्ड में ये चीज हटा देता हूं मैं, फिर से अगेन मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूंगा, जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड क्रेक करा ना, वैसे ही अब ये वाला बॉन्ड क्रेक कर दे रहा हूं मैं। लो तो इस पे H प्लस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्रेक हो गया, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास बन गई सेकंड संरचना। ठीक इसी प्रकार देखो, ठीक इसी प्रकार मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला बॉन्ड, दोनों के दोनों बॉन्ड इनसे नहीं बोलूंगा, अब ये वाला बॉन्ड मैं क्रेक कर दूंगा। लो साहब मैंने ये वाला बॉन्ड क्रेक कर दिया, ठीक है। ये वाला H ऐसे रह जाएगा, ये वाला H ऐसे रह जाएगा, ये H प्लस बिना बॉन्ड का हो गया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये संरचना बन गई मेरे पास थर्ड, बन गई मेरे पास संरचना थर्ड, ठीक है। तो 3 संरचना बन गई मेरे पास, एक ही कंपाउंड की 3 स्ट्रक्चर बन गई हैं। अब मैं सिंबल लगा देता हूं डबल हेडेड का, डबल हेडेड का साइन इसलिए लगाया जाता है, इसको बोलते हैं डबल हेडेड, जो कि रिजोनेंस को शो करता है। हाइपर कंजुगेशन भी नॉन बॉन्ड रिजोनेंस होती है, इसलिए मैंने डबल हेडेड से इसको शो किया गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका नाम, डबल हेडेड, क्या नाम है इसका, डबल हेडेड। अब बात यहां आती है, जिस कंपाउंड के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसकी उतनी ज्यादा क्या होंगी, ये संरचना बनेंगी, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। और यू नो कि भाई जब जितनी ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वो कंपाउंड कैसा होता है, उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मैं लिखने वाला हूं, देखो ठीक है, जिस कंपाउंड मतलब यौगिक में, जिस कंपाउंड में जितनी अधिक
जिस कंपाउंड में जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, वह कंपाउंड उतना अधिक स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। एग्जाम्पल बताऊं? देखो एग्जाम्पल में देख लो, जैसे देखो प्रोपिलीन होता है ना, प्रोपेलीन, ये वाला प्रोपेलीन जो होता है वो एथिलीन, ठीक है, यानी कि प्रोपेलीन एथिलीन से क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होता है। ध्यान देना कैसे होता है, अधिक स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई ये जो प्रोपेलीन देख रहे हो ना आप, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जबकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। सो प्रोपेलीन जो होता है वो एथिलीन से कैसे होता है, अधिक स्टेबल, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कुछ ना कुछ मैं कुछ कंपाउंड में ले रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड में ले रहा हूँ जिनका जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो घटता हुआ क्रम में लेता हूँ। देखो ध्यान से जरा, तो देखो थोड़ा ध्यान देना। देखो विभिन्न एल्किल समूह का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का घटता क्रम निम्नलिखित है, देखो कैसे, सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो होता है ये CH3। कौन सा होता है? CH3, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है ना। इसके बाद में देखो इसे हटा देता हूँ मैं, इसके कम वाला कौन सा होगा? इससे कम वाला होगा CH3 CH2। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में CH3 का होल ट्वाइस CH, इसके पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, है ना। फिर इसके बाद में CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड C, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना था इस लाइन पे। तो इसको बोला जाता है मैथिल, इसका नाम है मैथिल, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल और इसका नाम है टी ब्यूटिल। क्या नाम है इसका? टी ब्यूटिल, ठीक है। इसका नाम क्या है? मैथिल। क्या नाम है इसका? मैथिल। इसका नाम है एथिल, इसका नाम है तुम्हारे पास क्या? आइसोप्रोपिल, और इसका नाम है एथिल, ठीक है। तो सारे के सारे मैंने लिखवा दिए। ये होता है घटता क्रम, मतलब मैथिल जो ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल इफेक्ट डालेगा। उसके बाद में जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है वो 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में कितने हो गए तुम्हारे पास? 1 हो गया, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो उतना कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हाइपर कंजुगेशन इतना सा टॉपिक था और ये मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।